तो चलिए जून 2023 का लॉ का पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि राधा जो है वो अपने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करती है अपने बर्थडे पे, ठीक है। इसके लिए वो क्या करती है, एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखती है और पार्टी के लिए पैसे भी दे देती है मैनेजर को। बाद में क्या होता है कि 10 फ्रेंड्स में से 3 फ्रेंड्स नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं आए। फिर वो केस कर देती है उन पर रिकवरी के लिए, मुझे उससे रिकवरी चाहिए, मैं उनको बोली थी आने को, वो नहीं आए। तो देखिए, आप फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पार्टी पे बुला रहे हैं, तो क्या है, सोशल एग्रीमेंट है, तो आप कुछ भी पैसे रिकवर नहीं कर सकते। अब कोई फ्रेंड मुझको बुलाया कि तुम आना, मैं कहती ठीक है मैं आऊँगा पार्टी में, नहीं आया तो केस थोड़े करेगा, ये तो सोशल एग्रीमेंट है ना हम दोनों के बीच में, डोमेस्टिक है, ठीक है। तो वो डोमेस्टिक जो होता है वो लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट करता, तो ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसको लिखना कैसे था, सबसे पहले प्रोविजन में बस जो टॉपिक है उसी को एक्सप्लेन करना था कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए यहाँ पे मैंने सेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया, बिल्कुल सिंपल वे में लिख रहा हूँ। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 के बेसिस पे सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट विच डजंट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप, सच एग्रीमेंट्स आर इनवैलिड हैं, इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। सिंपली मैंने डिफाइन किया, जैसे ही पढ़ा था क्वेश्चन उसमें एक ही बात पता चला कि सोशल एग्रीमेंट है, तो मैंने सोशल एग्रीमेंट को प्रोविजन में लिख दिया और फैक्ट में मैंने वो सारी सच्चाई लिख दी जो घटना जो है वो अभी तक घटी है। घटना अब तक घटी है इन सेंस कि जो कुछ भी अब तक हो चुका था, जैसे वो 10 अपने फ्रेंड्स को अपने पार्टी में बुलाई, उसमें से 3 नहीं आए और वो उन लोगों पे केस कर दी अपने लॉस की रिकवरी के लिए। तो कंक्लूजन में पूछा था कि क्या वो लॉस रिकवर कर पाएगी, पहला यही पूछा था। तो देखिए वो रिकवर नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है, तो वो रिकवर नहीं कर पाएगी, शी कैन नॉट, और ना ही उस केस कर सकती है रिकवरी के लिए। दूसरा था कि अगर कोई न्यू ईयर का पार्टी रहता तो क्या वो क्लेम कर पाती। अरे भाई दोनों बात तो सेम ही है, दोनों तो सोशल ही हुआ ना। अब मान लीजिए मैं बर्थडे पे अपने फ्रेंड्स को बुलाऊं, ये भी सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। या फिर मैं उनको अर्ली जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए बुलाएं, दोनों तो सोशल एग्रीमेंट ही हुआ। तो दोनों के केस में वो स्यू नहीं कर सकती अपने फ्रेंड्स को। चलिए 1 का बी देख लेते हैं। 1 के बी में क्वेश्चन क्या था, 1 के बी में क्वेश्चन था कि एबीसी एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, वो क्या करती है, अपना 15 करोड़ इक्विटी एंड 10 करोड़ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स देती है XYZ को, ठीक है, XYZ को दे दी। देने के बाद इसका जो कैपिटल है वो होता है 100 करोड़, किसका, एबीसी का। तो पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, कि क्या XYZ एसोसिएट है। भाई एबीसी लिमिटेड एसोसिएट होना चाहिए ना, अब एबीसी लिमिटेड अलॉट कर रहा है XYZ को, तो XYZ तो होल्डिंग होना चाहिए, तो ये उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना था कि नहीं, XYZ तो होल्डिंग होगा और एबीसी जो है वो एसोसिएट होगा। तो उसको लिखना कैसे था, प्रोविजंस में हम सीधा जैसे ही पढ़े उससे पता चला कि यहाँ पे एसोसिएट की बात कर रहा है, नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया कि एसोसिएट के बारे में बताइए। तो सिंपली मैंने पहले डिफिनेशन में लिखा कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट, प्रोविजन में प्रोविजन लिखते हैं, एन एसोसिएट कंपनी को डिफाइन कर दिया कि कंपनी है जिसमें अदर्स कंपनी की सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब या तो 20% आपका वोटिंग राइट वो रखा हो, और वोटिंग राइट रखा हो 20%, या फिर द टर्म टोटल शेयर कैपिटल मतलब 20% वोटिंग राइट जो रखा हो वो किस किस चीज़ से रखा हो, या तो पेड अप कैपिटल से हो और कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर से हो। देखिए कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर जैसे वहाँ पे लिख दिया, अगर नॉन कन्वर्टिबल लिखता तो उसको काउंट नहीं करते। मतलब क्या है कि एसोसिएट उस कंपनी को कहेंगे जिस कंपनी में, यानी कि एबीसी में XYZ का कम से कम 20% से ज़्यादा क्या हो, वहाँ पे इनका वोटिंग राइट हो। तो वोटिंग राइट कहाँ कहाँ से दिखाना है, द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड कन्वर्टिबल प्रीफरेंस। तो हमने पढ़ा क्वेश्चन में कि पेड अप कैपिटल से उसको 15 करोड़ मिला और 10 करोड़ इससे, टोटल कितना होगा 25 करोड़, और टोटल इसका कैपिटल कितना है 100 करोड़, यानी कि एबीसी जो है वो एसोसिएट हो जाएगी। तो क्वेश्चन फैक्ट में मैंने सीधे वही लिखा कि एबीसी लिमिटेड अलॉट किया है कितना, 10 करोड़ और 15 करोड़ कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर किसको, XYZ को, और टोटल शेयर कैपिटल एबीसी का जो है वो 100 करोड़ है। तो क्या होता है कंक्लूजन में, पहला कि ऑन द बेसिस ऑफ द एबव प्रोविजन एबीसी लिमिटेड इज एन एसोसिएट, जैसे उसमें लिखा है कि XYZ इज एन एसोसिएट, और XYZ क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी। क्यों, क्योंकि एबीसी कंपनी के पास 25 करोड़ जो शेयर्स है, एबीसी हैविंग 25 करोड़ आर हेल्ड बाय XYZ, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ यही बताना था कि आपका जो है वो होल्डिंग कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी इसमें क्या है। और पहली बात सुन लीजिए,
अगर आपका लिखने में कहीं गलत हो गया, मान लीजिए कंक्लूजन गलत हो गया, तो आपका पूरा नंबर नहीं कटेगा। प्रोविजन और फैक्ट ये मेजर फैक्टर्स हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स यही देते हैं। कंक्लूजन से 1 से 2 मार्क्स मिलता है, मेन मार्क्स मिलते हैं प्रोविजंस के और फैक्ट्स के, ठीक है, प्रोविजंस के मेन मिलते हैं। अब 1 का सी में देखिए, 1 का सी जब आप तो वहाँ पे था कि ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, किस चीज़ के लिए, कि अपना स्विफ्ट कार वो बेच देगा, ठीक है। और बाद में क्या करता है, मिस्टर ए रिफ्यूज कर देते हैं सेल करने के लिए। किस लिए, इसलिए कि उन्होंने प्राइस डिटरमाइन नहीं किया था। मतलब ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमको कार दूंगा, प्राइस वो लोग डिस्कस नहीं किया। बाद में जब टाइम आया तो बोल रहा कि नहीं मैं तुमको नहीं दूंगा, प्राइस तो हम लोग डिस्कस ही नहीं किए थे कार सेल करने के लिए। तो देखिए स्टिपुलेशन H2 कंडीशन क्या कहता है कि प्राइस बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे आप जो है वो डिस्कस करें प्राइस, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला प्राइस के बेसिस पे रिफ्यूज कर दे, नहीं, प्राइस अगर डिस्कस नहीं था तो आप एक जो रीजनेबल प्राइस है उसको रखा जाएगा और उससे सामान खरीदा जाएगा। तो वैसे लिखना क्या था, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में, प्राइस ऑफ गुड्स मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी एग्रीड टू बी फिक्स्ड लेटर, यानी कि बाद में भी इसको फिक्स किया जा सकता है। और सुनिए, इन अ स्पेसिफिक मैनर बायर शुड पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इवन इफ प्राइस वाज नॉट डिस्कस्ड बिफोर। अगर प्राइस पहले भी डिस्कस नहीं किया गया था तो प्राइस आपको देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ये सब पॉइंट आपको कैसे समझ में आएगा, जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें साफ पता चला कि दोनों प्राइस डिस्कस नहीं किए थे, यानी कि यहाँ पे प्राइस के डिस्कशन वाला पॉइंट लिखना था, वो हमने लिख दिया। फैक्ट में क्या हुआ था, वही हुआ था कि ए बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कार सेल करने के लिए, प्राइस नहीं डिस्कस किए और बाद में ये रिफ्यूज कर दिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। कंक्लूजन में क्या लिखना था, कंक्लूजन में लिखना था मिस्टर बी हैव फॉलोइंग राइट्स। वही पूछा था कि सामने वाले के पास क्या क्या राइट्स हैं। तो सामने वाले के पास जो मिस्टर बी है उनके पास ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो तोड़ रहा है उसके लिए वो केस कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर रहा है उसके लिए केस कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं जो उनको एक्चुअली में हुआ है, एंड क्लेम फॉर नॉन डिलीवरी, मतलब उनको जो कार नहीं दिया गया इसके लिए भी वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 2 का ए, जिसमें पूछा कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल द केस, यानी कि लॉ ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा था, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ये कहता है कि कोई भी तीसरा आदमी केस नहीं कर सकता। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो वही दोनों जो है वो समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी पूछा था, तो एक्सेप्शन था जिसमें कोई तीसरा आदमी भी इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट में क्या होता है कि बेनिफिट किसी और को डिराइव किया जाता है, 2 पार्टी आते हैं और बेनिफिट थर्ड पार्टी का होता है। तो थर्ड पार्टी जो बेनिफिशियरी होगा वो जो है वो अपना इन केस वो अपना राइट्स लेगा, तो इसमें क्या हो गया, तीसरा पार्टी आ गया। लेकिन लॉ प्रिविटी क्या करता है, तीसरा पार्टी नहीं आएगा। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, शादी अगर हो रही है, ठीक है, अगर एक गलती कर रहा है तो कोई और जो है वो उसमें केस कर सकता है, तो तीसरा आदमी भी इन्वॉल्व होकर उसको बचा सकता है। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई बेनिफिट थर्ड पार्टी को असाइन कर दिएगा था, मैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि कोई राम है उसको मैं पैसे दे दूंगा, तो जो राम है उसको हम पैसे दूंगा, तो ये क्या हो गया, राम थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों के बीच में था, तो ये भी लॉ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन हो गया। बाई स्टोपेल, अब मान लीजिए कि मैं प्रोमिसर हूँ, मैंने आपसे प्रोमिस किया 10,000 रुपये देने का, फिर मैंने बाद में कहा कि नहीं तुम राजीव से ले लेना, मैंने राजीव को कहते कि देखो भाई इसको पैसे देना था, राजीव तो थर्ड पार्टी है, मेन तो हम दोनों थे, तो थर्ड पार्टी भी यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, यानी कि लॉ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कहता था कि 2 ही पार्टी फुलफिल कर सकते, तीसरा नहीं आ सकता, ये एक्सेप्शन हो गया। कन्वीनियंट रनिंग विद लैंड, देखिए अब मान लीजिए कि लैंड के साथ कुछ कंडीशन डाला गया है कि देखिए आप इतना ही यूज कर पाएंगे, ठीक, मैं बायर हूँ, मैंने कुछ कंडीशन डाल दिया, अब आप खरीद लिए एज ए सेलर, अब आप उसको जैसे मन तैसे यूज कर रहे हैं, इधर गलत सलत कर रहे हैं, तो जो हमारा जो सक्सेसर होगा वो आपको ये सब करने से रोकेगा कि नहीं आपको ऐसा ऐसा कंडीशन नहीं डाला गया था करने को, तो आप क्यों कर रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी है फिर भी आपके साथ वो ऐसा कर सकता है, जब कॉन्ट्रैक्ट हमारे दोनों के बीच में था। लास्ट पॉइंट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इंटर थ्रू एन एजेंट, अब मान लीजिए कि आपने सामान खरीदा किससे, फ्लिपकार्ट से, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपके फ्लिपकार्ट के बीच में है, लेकिन एजेंट जो है वो आके कॉन्ट्रैक्ट को जो है इन्फोर्स करता है, यानी कि आपको डिलीवरी कर देता है, प्राइस ले लेता है, तो यहाँ पे भी वो लीगल है, यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जा रहा है, यानी लॉ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन हो गया। अगला देखिए, लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछा था कि फ्रॉड के केस में एलएलपी का क्या क्या लाइबिलिटीज़ होंगे और पार्टनर्स के क्या क्या लाइबिलिटीज़ होंगे। तो देखिए सिंपली एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन on his part in the course of the business of the LLP with its authority और with its authority। तो देखिए LLP जो है अगर कुछ भी अगर गलत करती है सामने वाले के साथ, ठीक है, तो अगर LLP कुछ भी गलत कर रही है तो वो लाइबल हो जाएगा, और इस केस में पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें भी पाया जाता है। तो अगर वो खुद
एलएलपी ऐसा गलत कर रही है तो उसके पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। वैसे ही पार्टनर्स कब लायबल होंगे, अब मान लीजिए कि विदिन द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उनको एलएलपी दिया, अगर उन्होंने आउटसाइडर्स के साथ गलत कर रहा है तो अगर वो अथॉरिटी के अंडर में कर रहे हैं यानी कि एलएलपी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एलएलपी बाइंड हो जाएगा, लेकिन अदर्स पार्टनर बाइंड नहीं होंगे। वैसे ही अगर कोई पार्टनर गलती कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी जो है वो पर्सनली अनलिमिटेड हो जाएगा और एलएलपी लायबल नहीं होगा कब, जब उसने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर कुछ गलत किया हो। मतलब एलएलपी को कुछ भी पता नहीं था और उसने खुद ही गलती किया हो, तो खुद गलती करेगा तो वो खुद लायबल होगा, सिंपल। और अगर उसने एलएलपी के बिहाफ पे गलती किया तो एलएलपी लायबल होगा, यही लिखना था। आगे आगे ताकि फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो क्या क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए भाई, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने एरिया या सबका डिस्कशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को दीजिए। आरओसी जैसे कंपनी में होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वैसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, उसको दीजिए। अपना फर्म्स का नाम दीजिए, प्लेस दीजिए, और दूसरा प्लेस अगर कुछ है कोई है तो उसका दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग दीजिए, पार्टनर्स का कब ज्वाइन किए, अपना नेम दीजिए, अपना पूरा डिटेल दीजिए। वेरी बाद एक लीगल नेम चुनिए अपने फर्म के लिए और गवर्नमेंट कंसेंट दे देगी तो आप अपना पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। यही पूछ रहा था कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट देखिए, ए जो है भाई साहब एम्प्लॉयर है, बी बेचारा एम्प्लॉय था, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम अपना फ्लैट मुझको दे दो, तुमको मैं प्रमोशन दे दूंगा लेकिन कम प्राइस में देना हमको फ्लैट। बी का ठीक है मालिक ले लीजिए, लेकिन बाद में बी कहा नहीं 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 मैं जा रहा हूँ केस कर दूंगा, और उसने केस कर दिया। तो देखिए ऐसा कर सकता है अगर मास्टर ने कोई दबाव डालकर आप पे, मतलब अपना पोजीशन का यूज करके, जैसे टीचर यूज कर सकता है कि मैं तुमको ज़्यादा मार्क्स दे दूंगा, अपना पार्टी का वो यूज, अपनी अथॉरिटी का यूज कर रहा है, अपना पोजीशन का कि मैं तुमको ज़्यादा मार्क्स दूंगा अगर तुम, एक मिनट, अगर तुम मुझे ये चीज़ सेल करोगे तो क्या होगा, तो उस केस में आ जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि कोई अपना पोजीशन का यूज करके सामने वाले को कह रहा है कि तुम कम अमाउंट में खरीद लो, या फिर किसी भी तरीके से उसको डिफेम कर रहा है। तो देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स where the relation subsisting between the parties are such that, कैसा रिलेशन हो, one of the party is in a position to will of the other party and he uses this position to get an अनफेयर एडवांटेज, यानी कि अपना पोजीशन का यूज करके सामने वाले को जैसे जो है वो बेनिफिट डिराइव करना चाहता है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल, ये वॉइडेबल हो जाते हैं। जैसे इस केस में क्या हुआ, फैक्ट में लिखिए उसको कि ए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी से बोला कि तुम अपना फ्लैट मुझे दे दो कम मार्केट प्राइस पे, ठीक है मैं तुमको प्रमोशन दे दूंगा। और बाद में क्या हुआ, एम्प्लॉय भाई साहब केस कर दी कि नहीं मैं तो सेल भी कर दी और बाद में केस भी कर दिए। ये देखिए, तो यहाँ पे पूछ रहा था क्या वो ऐसा कर सकते हैं। देखिए अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर किए हैं, एक रीजनेबल टाइम के अंदर केस किए हैं, तब तो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने जम्पशन डाला कि अगर वो विद इन रीजनेबल टाइम केस किए हैं तो मिस्टर बी का जो केस है वो फेयर है, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप अपने पोजीशन को यूज करके, आप एम्प्लॉयर हैं, आप एम्प्लॉय को नहीं दबा सकते और कुछ भी फ्लैट कम प्राइस पे नहीं खरीद सकते। आप खरीद लिए हैं तो उसको वापस कीजिए। 3 के बी का 2 देखिए, अब 3 के बी का 2 में क्या हुआ था कि एक मिस्टर एम थे, ठीक, वो गए मिस्टर एस के पास कि मेरा फैमिली फ़ोटो बना दो 20,000 के लिए। मिस्टर एस बोले कि ठीक है बना देंगे, और टाइम आने से पहले, बनाने से पहले वो भाई साहब मर गए। तो बोला कि क्या मिस्टर एम जो पेंटिंग करवाने के लिए गए थे, वो मिस्टर एस के जिसको पेंटिंग करना था उसके लीगल हायर को ज़बरदस्ती कह सकते कि तुम साइन पेंटिंग करके दो मुझको। मान लीजिए मिस्टर एस को बोले थे पेंट करने के लिए, मिस्टर एस मर गया, तो क्या मिस्टर एस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि तुम बना कर दो पेंट? नहीं। क्यों? क्योंकि पेंटिंग करना एक पर्सनल स्किल है, और पर्सनल स्किल के केस में आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी तरीके से लायबल नहीं ठहरा सकते, उसको बिंड नहीं कर सकते कि तुम ही परफॉर्म करो। अगर वो पर्सनल स्किल का मैटर नहीं रहता, कोई सामान डिलीवर करने का रहता, तब तो आप कह सकते कि भाई देखो अब उसको तो सामान डिलीवर करना था, अब तो वो नहीं रहा और मैंने पैसे भी दे दिए थे तो सामान दे दो, तो वो डिलीवर कर सकता है। लेकिन जो काम वो नहीं कर सकता है तो क्या उसके लिए भी आप ज़बरदस्ती करेंगे? नहीं। जो पर्सनल स्किल वाला था वो काम प्रोमिसर का था और वो मर गया तो नहीं हो सकता फुलफिल। तो देखिए क्या लिखना था कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल और इज founded on the personal consideration comes to an end on the death of the promisor as regards any other contracts। इसके अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म। अगर कोई और रहता तो वो परफॉर्म करने के लिए बाउंडेड रहता, अनलेस कॉन्ट्रेरी
कंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर पर्सनल स्किल का होता तो वो जो है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बींड नहीं रहता, कहेगा कि मुझे थोड़े पता है कैसे बनाना है। लेकिन अगर पर्सनल स्किल पे बेस्ड नहीं है तो वो लायबल हो जाएगा। फैक्ट देखिए, फैक्ट में सिंपल था कि मिस्टर ए जो है प्रॉमिस किया मिस्टर एम को कि पेंट करके दूंगा तुमको 20,000 में, उससे पहले ही वो मर गए। अब कंक्लूजन पहला कि क्या वो उसके लीगल हायर को ज़बरदस्ती कर सकते थे पेंट करने के लिए, तो नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है डिस्कस्ड एवर, जैसे ऊपर बात किया, मिस्टर एम कैन नॉट आस्क लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर एस टू पेंट करने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन वही दूसरा था कि अगर सामान डिलीवरी करने के लिए रहता और 10,000 मिस्टर एम दे दिए होते पहले ही, तो क्या सामान डिलीवरी के लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होता? हाँ होता। सामान डिलीवरी की बात है, पर्सनल स्किल की बात थोड़े। तो यहाँ पे क्या था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज बॉन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट अदर देन पर्सनल स्किल, ठीक है, उसके लिए अदर देन पर्सनल स्किल के लिए लायबल होता। सो हेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल टू डिलीवर दी फोटोग्राफ्स डिलीवरी की बात था दूसरा कंडीशन में कि सिर्फ फोटो डिलीवरी करना रहता, तो अगर वो पेंटिंग बन गया होता उसके बाद अगर सिर्फ डिलीवर करने का रहता तब तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बॉन्ड हो सकता है। 4 का ए में देखिए, 4 का ए में क्या पूछा है कि बायर के क्या क्या राइट्स हैं अगेंस्ट सेलर। अब बताइए क्या क्या राइट्स हैं। अगर सामने वाला सेलर जो है ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपने किया कि मुझको ये सब सामान दो, और बाद में क्या करता है सेलर उसको ब्रीच कर देता है, मतलब तोड़ देता, कहते नहीं, बाद में जब टाइम आता है वो आपको डिलीवर नहीं करता, तो आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपके पास राइट है, राइट ही पूछ रहा था। एज ए बायर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट भी कर सकते हैं, आप जो एडवांसेज उसके दे लिए थे उसके लिए आप कर सकते हैं केस, आप इंटरेस्ट के लिए केस कर सकते हैं, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कुछ अगर करना था और सेलर नहीं कर रहा है उसके लिए भी आप केस कर सकते हैं। आगे देखिए 4 का बी। 4 का बी में क्या था कि PQR 3 पार्टनर्स थे, ठीक है। अब तीनों पार्टनर्स थे तो क्या हुआ कि आर जो है वो रिटायर हो रहा है और पब्लिक नोटिस नहीं दिया, मतलब वो भी अभी पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। बाद में क्या होता है कि पी जो पार्टनर्स पहले से ही था वो अपने एक एम्प्लॉय ई के साथ जाता है एक एस क्रेडिटर के पास, क्रेडिटर का नाम एस, और बोलता है कि ई भी जो है ना ये भी पार्टनर है, और ये चुपचाप रह जाता है, वो तो एम्प्लॉय था ही। लेकिन फिर भी पी क्या बोलता है कि ई भी हमारे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है और तुम मुझे 25 फैन सप्लाई करो, तो मिस्टर एस सप्लाई कर देता है। बाद में पता चलता है कि उसे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब मिस्टर एस को पैसे नहीं मिल रहे हैं बेचारा क्रेडिटर को, तो वो किसको किसको कंप्लेन कर सकता है, किससे किससे मतलब रिकवरी वो ले सकता है, सिंपली ये क्वेश्चन था। तो देखिए पहला तो उससे ले लेगा जो कि रिटायर्ड तो हो गया था लेकिन अभी नोटिस नहीं दिया था, यानी कि वो भी पार्टनर था। दूसरा उससे भी लेगा जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया, कौन, मिस्टर ई। मिस्टर ई कैसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया, अब मिस्टर पी तो पार्टनर थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ई को कहा कि ये भी पार्टनर है, जबकि ई एम्प्लॉय था और ये चुपचाप रह गया। तो जब आप चुपचाप रह गए और आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये पार्टनर है और आप चुपचाप है, तो आप पार्टनर ही ट्रीट किए जाएंगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो दोनों केस लिखना है। पहला हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ रिटायरिंग पार्टनर सेल गिव अ नोटिस अदरवाइज विल बी लाइबल एज लाइक पार्टनर्स, नहीं तो अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो पार्टनर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट मीन्स, यानी पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कब क्यों लिखा मैं, क्योंकि यहाँ पे ई की बात हो रही है, क्वेश्चन में ई की भी बात हो रही है, जो जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए पार्टनर्स। मीन्स अ मैन who holds himself out as a partner or allows others to do it, तब सामने वाले को अलाउ करा कि हाँ मुझे पार्टनर को, जैसे इस क्वेश्चन में गया ई चुपचाप रह गया, उसको पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। ही इज देन लायबल टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स एंड मे बी एज्यूम्ड टू हैव एक्टेड, और माना जाएगा कि उसने भी काम किया है और वो भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी गलती के लिए। तो फैक्ट में क्या था, फिर से देख लीजिए फैक्ट में कि तीनों पार्टनर्स हैं PQR, आर रिटायर हुए, नोटिस नहीं दिए, पी जो एक पार्टनर्स थे वो ई के साथ गए, ई जो कि पार्टनर नहीं था सिर्फ एम्प्लॉय था, और उसके साथ क्रेडिटर को बोले कि ये भी पार्टनर है, और ये भाई साहब चुपचाप रह गए और सामान ले लिए। बाद में क्या हुआ कि सामान नहीं दे रहे थे, मतलब पैसे नहीं दे रहे थे सामान का, तो मिस्टर एस साहब केस किए। अब वो किससे किससे रिकवरी कर लेंगे ये देख लीजिए। क्रेडिटर साहब जो है एवं ग्राउंड के बेसिस पे किससे किससे रिकवर द अमाउंट फ्रॉम पार्टनर्स PQR। अब कहेंगे कि नहीं यार तो रिटायर था, लेकिन एज ए पार्टनर ही ट्रीट किया जाएगा क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया, और ई से भी क्यों, क्योंकि ये होल्डिंग आउट पार्टनर था। अब 5 का ए जो क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होगा। जब एक ऑक्शन हो रहा है वहाँ पे 7 मार्च को क्या हुआ कि जैसे ही हथौड़ा होता है वो गिरता है, वो गिरा दिया गया किस तारीख को, 7 तारीख को, किसके फेवर में, मिस्टर एक्स के फेवर में। तो बोला कि ये कंप्लीट कब माना जाएगा, एक्सप्लेन कीजिए। 10 तारीख को उसको सामान डिलीवरी, अबे सामान कभी भी डिलीवर हो, सेल कंप्लीट ऑक्शन में तभी होता है जैसे ही हैमर गिर जाता है, तो उसी चीज़ को लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930
इन ऑक्शन ऑफ सेल, सेल गेट कंप्लीटेड बाय फॉल ऑफ हैमर। जैसे ही हैमर गिर गया तो सेल कंप्लीट हो गया। 7 मार्च को क्वेश्चन में लिखा है कि गिर गया और बाद में डिलीवरी हुआ 8 मार्च को, तो 7 मार्च को ही हम जो है वो मान लेंगे क्या कि सेल गेट कंप्लीटेड एज हैमर फॉल्ट, जैसे ही हैमर गिर गया। 5 का बी में क्या था कि एक और क्वेश्चन 5 का बी, 5 के बी से पहले था जे के वाला, किधर गया वो, हाँ ये कौन सा था, अकॉर्डिंग प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, अच्छा सैंपल वाला था, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, देख लीजिए पहले 2, 5 के बी का 2 पहले देख लीजिए क्या था, ऑक्शन सेल 5 का बी का 1 था और 5 के ए का 1 था और ए का 2 देख लीजिए। ये क्या होता है कि जे जो है वो के को सामान बेचता है, जे के को बेचा, के उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसने एल को बेच दिया। जे एक्सेप्ट किया और जे ने सेल किया के को, के ने सेल किया एल को, एल ने सेल किया एम को, लेकिन एम देखा कि हैं यहाँ पे गुड्स तो मिसमैच है, गुड्स तो अच्छा डिलीवर नहीं किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि एम रिजेक्ट कर सकता है, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकता है। उसने फाइंड किया, बोला कि के और एल क्या करेंगे। तो देखो भाई, जे से के एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जे से के एक्सेप्ट कर, के से एल एक्सेप्ट करता है और एल सेल करता है एम को, यानी कि जे जैसे ही के से एक्सेप्ट किया था, अगर गुड्स वैसा नहीं था तो के को बोल देना चाहिए था कि हाँ गुड्स ऐसा नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सभी अटेम्प्टर के अनुसार आपको चेक कर लेना चाहिए, अगर सेल बाई सैंपल है तो आपको सैंपल एक बार मैच करना चाहिए, लेकिन के ने सेल कर दिया, यानी कि देख लिया था कि हाँ मेरा गुड्स ठीक है मैं सेल कर देता हूँ। वैसे ही एल ने भी सेल कर दिया कि के और एल ने देखा नहीं कि कैसा गुड्स है, तो के और एल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर पाएंगे, जबकि एम जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। तो किस ग्राउंड पे वो देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, जब सैंपल से बेचे जाते हैं तब गुड्स मस्ट बी कॉरेस्पोंडेंट टू द सैंपल इन क्वालिटी। सैंपल में होनी चाहिए, अगर सैंपल से बेचा गया है तो एकदम कॉरेस्पोंडेंट होना चाहिए, मैच होनी चाहिए सैंपल से बल्क, और क्या होनी चाहिए एक क्वालिटी में होनी चाहिए। एंड बायर शुड बी गिवन अ रीजनेबल टाइम, दो एक बायर को एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, ताकि वो बल्क जो हम उसको दे रहे हैं सैंपल के बेसिस पे वो उसको मैच कर पाए। ठीक है, लेकिन इस केस में हुआ क्या, अगर मान लीजिए कि अगर मिस मैच होता है इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कंडीशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैच कर रहा है सैंपल और वो मैच नहीं किया तो क्या होगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। बट इट विल नॉट बी ब्रीच ऑफ कंडीशन बायर्स हैव एक्सेप्टेड और सोल्ड द गुड्स। अगर आप एक्सेप्ट कर लिए और सेल कर लिए बिना चेक किए तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया और उससे आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को नहीं हटा सकते। जैसे जे लिया के से और तुरंत सेल कर दिया, यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैच तो वो किया नहीं। वैसे ही एल भी जैसे लिया उसने एम को बेच दिया, इसने भी नहीं मैच किया, यानी कि एल भी रिपुडिएट नहीं कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एम जो चेक किया लास्ट में तो एम रिपुडिएट कर सकता है। वही था व्हेन द गुड्स वेयर सेल्ड बाय सैंपल बाय जे टू के को दिया गया, के ने एल को बेच दिया, एल ने एम को बेच दिया, एम उसको फाइंड किया है कि गुड्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं थे और उसने रिजेक्ट कर दिया। और उसने क्या बोला, उसने एल को नोटिस दिया कि भाई मैं मेरा जो है वो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारा सामान। फिर क्या होता है, बोल रहा है कि क्या एल जो है एल वो के को केस कर सकता है, एल ना के को कर सकता है ना के जे को कर सकता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों ने के और एल साहब ने बिना मैच किए ही बेच दिया था, बिना मैच किए ही सामने वाले को भी। अब मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा और मैंने बेच दिया, तो सामने वाला सेलर जो हमको बेचा था वो यही नहीं सोचेगा कि हाँ ये एक्सेप्ट कर लिया था, इसको मैंने अच्छा गुड्स दिया तभी तो ये बेचा, ये कंप्लेन करता अगर नहीं उसको मैच करता तो सिंपली ये था कि के एंड एल कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स एंड उन लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्लेम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, जबकि एम जो है वो क्लेम कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसने जो है वो मैच कर रहा था जब, तो उसने वो ये चीज़ देखा कि ये मिस मैचड है और ये लोग जो है वो मैच नहीं किए थे, वो लोग सीधे एक्सेप्ट कर लिए थे। नेक्स्ट वन था कि कॉरपोरेट विल कब कब लिफ्ट हो जाता है, और बताइए। देखिए कॉरपोरेट विल का मतलब होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि एक्ट ऑफ द कंपनी जो है वो मेंबर्स को लायबल नहीं कर सकती। इसके एक्सेप्शन है, मान लीजिए आप टैक्स इवेजन के लिए कुछ कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी भी लायबल और आप भी लायबल। आपने सब्सिडरी फॉर्म करके रखा है, ठीक है, इनकम डिवाइड करने के लिए, तो कंपनी भी लायबल आप भी लायबल, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म। अब किसी ट्रेडिंग विद इनेमी, कोई आउटसाइडर्स है फॉरेनर्स उनके साथ वो इनेमी है उसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कंपनी भी आपकी कंपनी भी लायबल आप भी लायबल, यही चीज़ लिखना था। अब अगला पूछ रहा था कि पार्टनर क्या था, 6 का ए डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पूछ रहा है कि क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट से ये सब बच नहीं जाता, ठीक है, उसको आप इन्फोर्स भी नहीं कर सकते और परफॉर्म भी नहीं कर सकते, ये हो गया वॉइड। और वॉइडेबल में क्या है कि कंसेंट के साथ उसको फिर से इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी कि वॉइडेबल रहता है, टोटली वॉइड नहीं रहता है। अभी भी सामने वाली पार्टी से आप कह सकते हैं कि भाई देखो इसको वैलिड कर दो, और किया जा सकता है। इसमें थोड़ा थोड़ा राइट जो है वो बचा रहता है। 6 का बी, वो क्या बोल रहा था कि राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं बिजनेस में। तो देखिए पार्टनर्स के राइट हैं, अब अपना डीड के अकॉर्डिंग सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, कुछ अगर इंस्ट्रक्शन उसको मिला है और अगर सामने वाले पार्टनर को देना है तो वो दे, अपना प्रॉफिट शेयर करे, जिस भी राइट से उसका, अगर वो एक्सपर्ल्ड हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसको चांस ऑफ ही मतलब उसको एक चांस दिया जाए सुनने का, और ये भी राइट्स है कि वो बुक्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, ये सारे राइट्स हैं। 6 का सी जो था कि ABC लिमिटेड जो है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका 35 लाख जो है वो कैपिटल है और टर्नओवर 2.5 करोड़। तो क्या ये स्मॉल कंपनी है? तो देखिए स्मॉल कंपनी उसे कहते हैं जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ हो मैक्सिमम, या फिर टर्नओवर 40 करोड़ हो। तो कंपनी को देखें कि 35 करोड़ और 2.5 करोड़ दोनों मिनिमम ये चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए ABC कंपनी क्या है, आपका स्मॉल कंपनी है। देखिए 25 to 26 मिनट्स में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और बात रही BCR की, तो देखो यार BCR में क्या है कि आपको पूरे मार्क्स तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक आपने बिजनेस का वर्ड नहीं यूज किया है। जैसे कि देखिए नोट मेकिंग में आपको चांसेज है, नोट मेकिंग में कि अच्छे मार्क्स दे दे, नोट मेकिंग में दे दे। फिर आपका आर्टिकल में तो उतना चांस नहीं होता। रेज्यूमे हो गया, जिसके साथ कवर लेटर लिखना था। आपका एक और आता है प्रिसाइज, प्रिसाइज हो गया, वो आपने अच्छे से कर लिया हो। कम्युनिकेशन आपने अच्छे से कर लिया हो, ठीक है। और भी एक दो जो फॉर्मल लेटर्स लिखना था, फॉर्मल लेटर वो कर लिया हो, तो आई थिंक इतना कुछ आप कर लेंगे तो 20+ तो इसी में है। इवन 30+ अगर आपने पूरा अटेम्प्ट किया हो और उसमें से मेजोरिटी क्वेश्चन सही है, 90% सही है, तो आपको 30+ भी मिल सकते हैं। और इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही 40 मार्क्स का था और लोवेस्ट वाला 30 मार्क्स का, तो इवन आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं अक्सर आपका जो है वो सॉल्यूशन, देखिए अब इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दिया था, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स जो लोग बोले कि नहीं नहीं हैंड रिटन सॉल्यूशन बताइए कैसे लिखना है, तो वो मैंने बता दिया। और हाँ, सबसे पहले प्रोविज़न लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएगा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे हो रही है, तो उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देना ऊपर। जो जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में पता चले आपको, उस चीज़ को आप प्रोविज़न में लिख दीजिए, फैक्ट में क्वेश्चन की समरी लिख दीजिए, और यस और नो तो आप जान ही रहे हैं। चलिए धन्यवाद।